हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं एमटीपी 1 कॉस्टिंग का सितंबर अटेम्प्ट के लिए। इसमें पहले केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम प्रॉपर वे में देखेंगे और उसके बाद वाले क्वेश्चन सिंपल है, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मटेरियल और लेबर का मिक्स करके इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि हम प्रोडक्ट पी को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके लिए आर की 2 यूनिट लगती हैं। तो प्रोडक्ट पी तो फिनिश्ड गुड्स है और आर हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है। कह रहे हैं कि कंपनी 24,000 यूनिट सेल करना चाहती है प्रोडक्ट पी यानी फिनिश गुड्स की। कोई क्लोजिंग स्टॉक इनको नहीं चाहिए और ओपनिंग स्टॉक पहले से 4,000 यूनिट है। तो अगर आपको 24,000 यूनिट्स बेचनी है, 4,000 यूनिट आपके पास पहले से हैं, तो आपको बनानी सिर्फ 20,000 यूनिट्स पड़ेंगी। तो जो प्रोड्यूस्ड वाला काम है, प्रोड्यूस्ड में सिर्फ 20,000 यूनिट्स आएंगी। ठीक है। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की 2 यूनिट चाहिए। ठीक है जी, 2 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, 40,000 यूनिट रॉ मटेरियल की चाहिए। क्वेश्चन ने आगे बोला कि हमारे पास द टेक्निकल टीम फर्दर कंफर्म दैट यील्ड इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पी इज 80% ऑफ इनपुट। इनपुट का सिर्फ 80% ही काम में आ पाता है। तो यानी ये जो 40,000 है, इसका पूरा काम में नहीं आ पाएगा, 80% ही आ पाएगा। तो हमें ज्यादा मटेरियल चाहिए। तो इसे 80% से डिवाइड करेंगे, यानी हमें 50,000 यूनिट्स का मटेरियल चाहिए। अब देखिए होगा क्या। 50,000 यूनिट्स आर की हम लेंगे, इसमें से 20% काम में नहीं आ पाएंगी यानी 10,000। 40,000 यूनिट काम में आ पाएंगी। वो 40,000 किस काम में आ जाएंगी, जिससे हम 20,000 यूनिट फिनिश गुड्स की बना देंगे। तो पहले 24,000 चाहिए, 4,000 का स्टॉक हमारे पास है, 20,000 हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है। 40,000 यूनिट उसके लिए हमारे को रॉ मटेरियल की चाहिए, लेकिन इनपुट आउटपुट का रेशियो 80% है, यानी 20% नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो नॉर्मल लॉस के लिए भी हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो 50,000 यूनिट का रॉ मटेरियल चाहिए, 20% उसमें से लॉस्ट हो गया, 40,000 बचा। उस 40,000 से 20,000 यूनिट फिनिश गुड्स की बन जाएगी। तो 40,000 यूनिट हमें चाहिए, जो हमारी 50,000 यूनिट हमें रॉ मटेरियल की चाहिए, जो हमारी कंज्यूम होंगी। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हमारे पास रॉ मटेरियल आर का भी ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट आपके पास ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है इसका। तो ये 50,000 हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसका 10,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है। तो अगर पूछा जाए परचेज कितना करना पड़ेगा, तो 40,000 रॉ मटेरियल की यूनिट्स आपको परचेज करनी पड़ेंगी। ये इस क्वेश्चन का डिजाइन था। तो पहले इन्होंने बताया सेल क्वांटिटी 24 हमें बेचना है, 4,000 हमारे पास स्टॉक है, तो 20,000 हमें बनानी पड़ेगी। उस 20,000 को बनाने के लिए हमें 40,000 रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन नॉर्मल लॉस भी होगा। तो 40 में और एड ऑन करके हमें 50,000 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया। इसमें से 10,000 ओपनिंग स्टॉक गया और 40,000 की हमें परचेज करनी पड़ेगी। ये जो रॉ मटेरियल परचेज है, इसे ईओक्यू में ए बोला जाता है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट यही है कि रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। तो हमें 40,000 यूनिट्स की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट चाहिए। साथ के साथ मैंने आंसर रखे हुए हैं, ये आ गया 40,000 यूनिट्स। अच्छा, बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये जो केस सिनेरियो वाले हैं क्वेश्चन, इनके अंदर हम लोग कोई पेपर पे वर्किंग करेंगे या क्या। बेसिकली आप ना, जो भी आपकी कॉपी है जिस पर आप लिख रहेंगे, उसके लास्ट पेज को रफ पेज बना लेना, उस पर कैलकुलेशन करना। एग्जामिनेशन पेपर पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, वर्किंग के कोई नंबर नहीं है। सिर्फ 1 2 3 4 जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन को चूज करने के ही नंबर है। वो ऑप्शन तुक्के से भी आपने लिया और ठीक हो गया तो भी नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कह रहे हैं कंपनी एट प्रेजेंट जो परचेज कर रही है एनुअल रिक्वायरमेंट को, वो क्वार्टरली बेसिस पर कर रही है, और इसको 2.5% की डिस्काउंट मिलती है, 20 रुपए का सेल प्राइस है। तो हमारे को टोटल परचेज करनी है 40,000 यूनिट। अभी हम क्वार्टरली बेसिस पर कर लें। ठीक है। तो क्वार्टरली बेसिस यानी साल में 4 ऑर्डर, तो 10,000 यूनिट्स 4 बार आप ऑर्डर देते होगे। प्राइस 20 रुपए में 2.5% आपको डिस्काउंट मिल गई। तो ये 19.5 का आपको इफेक्टिव प्राइस पड़ रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि ईओक्यू से निकालो इसको। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ने बोला कि हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो 125 पर ऑर्डर है, ये हमारे पास ओ आ गया। कैरिंग कॉस्ट के लिए कह दिया 10 रुपए पर यूनिट पर एनम है, सीधा सीधा दे दिया, ये सी आ गया। तो ओ सीधा दिया हुआ है, सी सीधा दिया हुआ है, ए आपके पास आ गया। ईओक्यू निकाल देंगे। ईओक्यू 2AO/C, 2 मल्टीप्लाई बाई 40,000 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइड बाई सी 10, और ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 40,000 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइड बाई 10 अंडर रूट 1,000 यूनिट हो गई।
तो अगर आप ईओक्यू पे चलेंगे तो 1000 यूनिट एक बार में ऑर्डर देंगे, पूरे साल में 40,000 खरीदनी है तो 40 ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे और प्राइस इस सिचुएशन में 20 रुपए पर यूनिट रहेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2, ऑर्डरिंग क्वांटिटी करंट क्या है और ईओक्यू में क्या होगी। तो करंट 10,000 यूनिट है, ईओक्यू में 1000 यूनिट होगी, इसका ए पार्ट ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ने पूछा है हमें ईओक्यू लगाने से कितना फायदा होगा, कितनी सेविंग होगी। तो अगर आप एग्जिस्टिंग आरओक्यू फॉलो कर रहे हैं जो आपका है 10,000 यूनिट एक बार में, और अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हैं एक बार में 1000, इन दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले परचेज कॉस्ट 40,000 यूनिट आपको खरीदनी है पूरे साल में, यहाँ 19.5 की मिलेंगी, यहाँ पर आपको पूरे 20 रुपए देने पड़ेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर 8 लाख रुपए देने पड़ गए आपको, और यहाँ पर 8 लाख माइनस 2.5% 780 देने पड़ गए। ठीक है जी। ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर 4 ऑर्डर हैं 125 रुपए वाले, तो 500 रुपये हो गए, और यहाँ पर आपके ऑर्डर हो गए 1,000 40,000 40 ऑर्डर हो गए, 40 ऑर्डर 125 से 5,000 की कॉस्ट आ गई। फिर हमारे पास आती है कैरिंग कॉस्ट, हाफ ऑफ आर ओ क्यू, यहाँ पर आर ओ क्यू 10,000 है, कैरिंग कॉस्ट 10 रुपये सीधी दी हुई है, यहाँ पर हाफ ऑफ आर ओ क्यू 1000 है 10 रुपये, ये 5,000 हो गया, ये 50,000 हो गया, इसकी कॉस्ट आ गई 50 780 830 500, इसकी कॉस्ट आ गई 8,10,000। सेविंग कितनी होगी, 20,500 की सेविंग होगी अगर आप ईओक्यू फॉलो करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन है कि भाई आपको नेट सेविंग बतानी है, तो 20,500 की आपकी सेविंग हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन ने फर्दर कहानी बताई है लेबर से रिलेटेड। सॉरी, M. Mr. T further reviewed that labor costing and identified that employees were paid overtime wages to ensure timely completion of project. Overtime wages comprise of daily wages and 100% of daily wages at premium. तो आपका जो भी रेट है ओवर टाइम में उसका डबल मिलेगा, क्योंकि 100% प्रीमियम है, तो 10 रुपए का रेट है तो 20 रुपए मिलेंगे। बेस्ड ऑन द कॉस्ट रिकॉर्ड इट वॉज अंडरस्टूड दैट एवरी मंथ had 180 hours of regular working which was remunerated as 200 per hour and overtime 20 hours which was remunerated 400 per hour। तो अभी जो पेमेंट हो रही है वो 180 घंटे की 200 रुपए प्लस 20 घंटे का ओवर टाइम है जिसकी 400 रुपए की पेमेंट हो रही है, तो टोटल पेमेंट आपकी हो गई 180 प्लस 44,000। अभी आपकी 44,000 की पेमेंट हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर टी सजेस्टेड दैट द अबव टाइम टेकन मे बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड टाइम आपको यही लेना है, तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास हो गए 180 और 20 200 घंटे, 200 आवर्स हमारे स्टैंडर्ड हो गए। कह रहे हैं and a scheme of incentive be introduced to reduce overtime cost. He further indicated ROAN scheme of incentive, ROAN plan लगाने के लिए कह रहे हैं, major performance and improve productivity per hour would be 125 यूनिट पर आवर। कह रहे हैं अब एक घंटे में 125 यूनिट बनेगी। हमें फिनिश गुड्स की कितनी यूनिट बनानी थी, फिनिश्ड गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो 20,000 यूनिट का करना था, हमें एक घंटे में 125 यूनिट बना रहे हो आप, तो 20,000 यूनिट कितने घंटे में बनेंगी, अगर एक घंटे में 125 बनती हैं तो 20,000 डिवाइड बाई 125, ये आ गया 160 आवर्स। तो आपके जो एक्चुअल आवर्स होंगे वो 160 आवर्स होंगे, जो स्टैंडर्ड आवर्स होंगे वो 200 होंगे, और जो नॉर्मल रेट है आर वो 200 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर पूछा है हमसे इंसेंटिव कितना दिया जाएगा रोहन के अंदर। तो रोहन के अंदर कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, बड़ा सिंपल, रोहन के अंदर होता है ए एच इंटू आर प्लस ए एच बाई एस एच मल्टीप्लाई बाई एस एच माइनस ए एच मल्टीप्लाई बाई आर, ये पूरी वेजेज है इसकी, ये वाला हिस्सा इंसेंटिव या बोनस बोला जाता है। तो ए एच कितने हैं 160, एस एच 200, 200 माइनस 160 मल्टीप्लाई बाई आर हो गया 200, ये हम निकाल देंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 160 डिवाइडेड बाई 200, ये आ गया जी 6400। तो ये 6400 इसका आगे इंसेंटिव दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं द सेविंग इन लेबर कॉस्ट अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव स्कीम ओवर द
ओवर टाइम पेमेंट अमाउंट्स टू। तो अगर हम देखें ओवर टाइम वाले केस में कितनी पेमेंट कर रहे थे हम, तब हम 44,000 की पेमेंट कर रहे थे। ठीक है जी, यहाँ मैंने लिख लिया 44,000। अब हम रोहन के अंदर कितनी पेमेंट करेंगे, बोनस तो हमने निकाल लिया, ए एच इंटू आर और निकाल लेते हैं। 160 इंटू 200, 32,000 रुपये ये हो गए। तो रोहन में टोटल पेमेंट हो गई 32 और 6400, 38,400। तो पहले हम 44,000 दे रहे थे, अब हम दे रहे हैं 38,400। तो 5,600 की हमारी कॉस्ट सेव हो गई, ये आ गया 5,600। तो हमारे पास आ गए 10,000 1,000, ईओक्यू में 20,500 की सेविंग, इसके बाद में 6,400 इंसेंटिव और 5,600 की सेविंग आ गई। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब आगे क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड के पास में मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड इज प्रोमिनेंट कंपनी in the electric appliance industry known for producing a diverse range of high quality product. The company has built reputation, reliability, innovation, manufacturing of household appliance, fan, mixer, heater. XYZ Limited is dedicated delivering product that meet needs of customer. यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन बेकार है, कोई काम नहीं। Company operates a state-of-the-art factory that is fully equipped with advanced machinery technology consistent. The factory operates 25 days a month, running multiple shifts to meet growing demand. Its product, the company have spare capacity, additional order. Each product type, fan, mixer, and heaters undergo this. Okay. कॉस्ट कैटेगरी अमाउंट, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ दी गई है, रेंट डेप्रिसिएशन ये सब जोड़कर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख रुपीज। ठीक है जी। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर मंथ 10,000 है। ब्रैकेट में लिखा है नोट, लास्ट मंथ देयर वॉज एन एडिशनल स्पेशल ऑर्डर ऑफ 2,000 यूनिट विच रिजल्टेड इन हायर प्रोडक्शन। तो जो हम हर महीने बनाते हैं वो 10,000 बनाते हैं, पिछले महीने 2,000 फालतू बनाई थी, इसका मतलब लास्ट मंथ आपने 12,000 यूनिट्स बनाई होगी। ओके, लास्ट मंथ एट सेल प्राइस 1,500 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल इंक्लूड कॉपर, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल। 3 मटेरियल है इसके अंदर। ठीक है जी। द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कॉपर इज 80 रुपीज मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक, while the cost of other material is twice of the plastic। मान लो प्लास्टिक की कॉस्ट है x, तो कॉपर उससे 80 रुपए महंगा है, तो ये x प्लस 80 है। और जो अदर मटेरियल है उसकी कॉस्ट डबल है प्लास्टिक से, तो ये 2x है। आराम से समझिएगा, प्लास्टिक अगर x है तो कॉपर उससे 80 रुपए महंगा है, और अदर मटेरियल प्लास्टिक से डबल रेट का है। तो ये हमारे पास आ गए तीनों। कह रहे एंड द टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट में कॉपर, प्लास्टिक, अदर मटेरियल तीनों आ जाएंगे। तो इन तीनों की अगर कॉस्ट हम देखें, कॉपर x प्लस 80, प्लास्टिक x और अदर मटेरियल 2x है, इसको अगर मैं जोड़ दूं 2 3 4, ये हो गया 4x प्लस 80। ये हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई। कह रहे हैं द टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये हो गई टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 210 मोर देन द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कॉपर एंड प्लास्टिक। यानी कि जो हमारी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कॉपर प्लस प्लास्टिक की कॉस्ट से 210 रुपए ज्यादा है। तो कॉपर और प्लास्टिक की कॉस्ट में 210 जोड़ूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कॉपर का मतलब था x प्लस 80, प्लास्टिक का मतलब था x, ये दोनों में 210 रुपए जोड़ूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट मेरे पास आ चुकी है 4x प्लस 80। तो रॉ मटेरियल हमारे पास कॉपर, प्लास्टिक, अदर मटेरियल आ गए। कॉपर x प्लस 80, प्लास्टिक x, अदर मटेरियल 2x, टोटल हो गया 4x प्लस 80। ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब कह रहे हैं टोटल कॉस्ट कॉपर और प्लास्टिक से 210 रुपए ज्यादा है, तो कॉपर और प्लास्टिक में 210 रुपए जोड़ दी, कॉपर हो गया x प्लस 80 और ये आ गया, ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 290 यहां पर। तो 4x प्लस 80 और 2x प्लस 290 एक दूसरे के बराबर है। अब आप इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, 80 सामने जाकर माइनस हो गया 210, 2x यहां पर अगर माइनस आ गया तो ये आ गया 2x इक्वस टू 210 और x इक्वस टू 210 बाई 2, 105 रुपए।
तो इसका मतलब प्लास्टिक 105 रुपए का आ गया, ये 105 रुपए का आ गया, ये 2x है तो डबल हो गया इसका 210 रुपए, ये x प्लस 80 है तो ये 185 हो गया। तो 185 प्लस 105 प्लस 210, 500 रुपए का हमारा मटेरियल हो गया जी। ठीक है, 4 × 105 प्लस 80, ठीक है, 500 रुपए का हमारा मटेरियल हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेबर आर रेट 100 रुपीज पर आर है, 1 घंटे के 100 रुपए। लेबर आर यूज्ड इन द लास्ट मंथ 36,000 आवर, पिछले महीने 36,000 आवर्स लगे हैं। ओके, पिछले महीने यूनिट कितनी बनाई थी? 12,000। वैसे 10,000 बनाते हैं, पिछले महीने 2,000 फालतू बनाई थी, यानी एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, कह रहे हैं द यूटिलिटीज कॉस्ट पर यूनिट 100, पैकेजिंग कॉस्ट ₹50 पर यूनिट। बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में मुझे चाहिए सेल प्राइस जो 1,500 रुपए, माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा देखिए वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल 500 रुपए का, ठीक है जी, 500 रुपए। फिर आ जाएगी लेबर, 1 घंटे के 100 रुपए, 3 घंटे एक यूनिट में लगते हैं, 300 रुपए प्लस। फिर ये यूटिलिटी 100 रुपए और पैकिंग 50 रुपए, 150 रुपए ये आ गए, तो हो गया 800, 950 रुपए हो गए वेरिएबल कॉस्ट। मेरे पास आ गया 1,500 माइनस 950, 550 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, सी पर यूनिट। तो पहला आ गया 550। इसके बाद में दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट बताइए सेल रिवेन्यू के केस में। तो अगर सेल्स में चाहिए तो पीवी रेशो चाहिए मुझे। पीवी रेशो 550 डिवाइड बाई 1,500 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 550 डिवाइड बाई 1,500 परसेंटेज में ये आ गया 36.6 बार, 6666666। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी मेरी? 10,00,000। ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए 10,00,000 डिवाइड बाई 36.6 बार परसेंट, तो 10,00,000 डिवाइड बाई 36.6666666% ये आ गया 2727273। ये मेरे पास, अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालूं तो यार है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 31 नहीं, 25 नहीं, 2705 नहीं, 27,27,025 ये सबसे नियर बाई है, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब इन्होंने 36.666 से नहीं 36.67 से किया होगा। अब मैं 36.67 से अगर करता हूं तो ये आ गया 2727025, तो ये मेरा मैच हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होगा कई बार ये सिचुएशन आती है कि भाई हमने तो 36.6 बार से निकाला जो सही आंसर है, तो 27 सही आंसर है इसका, लेकिन एग्जाम में वो थोड़ा सा आगे पीछे है, तो वो हल्के से डेसिमल्स की वजह से आगे पीछे होता है, तो जो उसका नियर बाई है उस पर आप टिक कर दीजिए। इन्होंने 36.67 से निकाला है। कह रहे हैं कंपनी वांट टू अचीव 5 लाख का प्रॉफिट, तो कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी? देखो 10,00,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये हो गया जी 15,00,000 डिवाइड बाई 550 का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, 2727.27। तो ये 2727 वाला हमारा मैच हो गया। वॉट बी द इम्पैक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट इफ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाई 10%। देखो अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ेगी तो सेल प्राइस तो 1,500 है। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारी रिवाइज वाली क्या हो जाएगी? 500, 950 रुपए थी, 950 आ रही थी ना, ठीक है, ये 10% बढ़ गई, तो 950 रुपए प्लस 10%, 1045 हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हो गया 455 रुपए। ठीक है, ये रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं, 10,00,000 डिवाइड बाई 455, तो 10,00,000 डिवाइड बाई 455 ये आ गया 2197.8, तो 98 यूनिट्स। ये मेरा रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ये 2198 यहां पर मैच हो गया। ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर भी गलत है। इन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन बीईपी। इम्पैक्ट ऑन बीईपी का मतलब होता है बीईपी पे फर्क क्या पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर क्या बनता है? वो बनता है, पहले हमारा बीईपी था 2727, अब हमारा बीईपी हो गया 2198, तो 27, अच्छा 2727 नहीं, पहले हमारा बीईपी आ रहा था 10,00,000 डिवाइडेड बाई 550, 10,00,000 डिवाइड बाई 550 यूनिट में अगर मैं निकालूं 1818, ठीक है, पहले मेरा बीपी आ रहा था 1818, अब मेरा बीपी आ रहा है 2198, तो 1818 और 2198
380, मेरा बीईपी 380 यूनिट से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे इम्पैक्ट अगर पूछा था तो होना चाहिए था बीईपी इंक्रीज बाई 380 यूनिट्स, ये सही आंसर है इसका। लेकिन इन्होंने इम्पैक्ट पूछ के नया बीईपी बता दिया। यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए था व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, हटा दो, क्वेश्चन होना चाहिए था व्हाट वुड बी द बीईपी, तो 2198 सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एमओएस इन परसेंटेज इफ कंपनी सेल 4000 यूनिट इफ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाई 10%। ठीक है, अब हम 4000 यूनिट बेच रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ी हुई थी, तो हमारा बीईपी था 2198 यूनिट, तो एमओएस कितना हो गया 4000 माइनस 2198, एमओएस हो गया 1802 यूनिट्स। अब इसको परसेंटेज में निकाल लो, 1802 यूनिट आउट ऑफ 4000 45.05% हो गया, 45.05। ठीक है, तो ये कनेक्टेड क्वेश्चन थे। इसके बाद में एक एक लाइन के क्वेश्चन है, दो दो नंबर के लिए। अ एफएमसीजी कंपनी हैज एनुअल डिमांड ऑफ 50,000 यूनिट्स, एनुअल डिमांड दे दी। कह रहे हैं कॉस्ट पर बैच, सेटअप कॉस्ट पर बैच 10,000, सेटअप कॉस्ट आ गई। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ 1 रुपए, हमें पूरे साल की चाहिए होती है, 12 रुपीज पर एनम। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पूछ रहे हैं, तो √2 ए में आ जाएगा 50,000, सेटअप कॉस्ट आ गई 10,000, कैरिंग कॉस्ट आ गई पर एनम 12 रुपीज पर यूनिट पर एनम, निकाल लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000 डिवाइड बाई 12 √9128.71, तो 9129, ये आ गया आंसर। कह रहे हैं एक फर्नीचर कंपनी है, प्रीमियम वुड फॉर सोफा यूज कर रही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम वुड पर सोफा इज 5 स्क्वायर फुट। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस पर स्क्वायर फीट 10 रुपए, तो स्टैंडर्ड प्राइस हो गया 10 रुपए और क्वांटिटी हो गई 5 स्क्वायर फीट। ठीक है जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कह रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट हुआ है, प्रीमियम वुड एक्चुअली यूज 5300 स्क्वायर फीट, एक्चुअल परचेज प्राइस 10, व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से मुझे चाहिए SQSP और AQAP। AQAP में 5300 स्क्वायर फीट 10 रुपए से खरीदा है आपने, तो 53,000 हो गया, और SQSP 1000 यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा 5000 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट पर सोफा है, रेट 10 रुपए, 50,000, तो 50,000 की जगह 53,000 लगे हैं, 3,000 एडवर्स हो गया, ये आ गया 3,000 एडवर्स। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ पिंटू कंपनी कॉस्ट पुल एज पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर द कॉस्ट पुल 4 लाख, बजटेड ओवरहेड 4 लाख है, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी 4000 पार्ट टाइप है। ठीक है जी, एक्चुअल ओवरहेड 420 है, एक्टिविटी लेवल एक्चुअल 5000 है, एक्टिविटी रेट पूछ रहे हैं, तो जो रेट निकलता है वो निकलता है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड बेस, जो भी आपका बेस रहेगा। तो यहां पर 4 लाख रुपए आपकी एक्टिविटी का खर्चा है बजटेड, और 4000 पार्ट्स के लिए, तो 100 रुपीज पर पार्ट आपका एक्टिविटी रेट हो गया, तो 100 रुपीज पर पार्ट आपका एक्टिविटी रेट आ गया। A truck carrying 10 ton of goods over 200 kilometer per day for 26 days in a month. The टन किलोमीटर बताने हैं, तो 10 टन 200 किलोमीटर 26 दिन 26 52,000 टन किलोमीटर आ गया सीधा सीधा। स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ वर्क इज 100 आवर्स, एसएच दे दिए, बजटेड आवर्स 120 दे दिए, द सेम वर्क इज एक्चुअली कंप्लीटेड एक्चुअल आवर्स 110 हो गए, ये एसएच हो गए, ये बीएच हो गए। कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्टिविटी रेशियो, तो एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास एसएच डिवाइडेड बाई बीएच मल्टीप्लाई बाई 100, एसएच है 100, बीएच है 120 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 डिवाइड बाई 120, 83.33%, ये 83.33% आ गया। ये हमारे केस सिनेरियो हो गए, 30 नंबर यहां पर हमारे खत्म हो गए। इसके बाद में आपके पास फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो पूरे पूरे करने हैं। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो मैं मार्क करता जाऊंगा, गलती कहीं नहीं है इसमें, नॉर्मली सारा ठीक किया हुआ है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जाना है, उसके आगे नहीं। तो रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगी। ठीक है, मैं टिक करता जाता हूँ, ये फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम इन्वेंट्री फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। प्रीमियम प्लांट एंड मशीनरी का फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडलेस हो जाएंगे। वेजेज पेड डायरेक्ट वेजेज में आ जाएगी। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एड और लेस हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ऐड हो जाएंगे। एडमिन ओवरहेड फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड ऐड हो जाएंगे, अदर्स वाले नहीं आएंगे। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में माइनस हो जाएगी। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी वाली ये भी ऐड हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। सैलरी पेड टू डायरेक्टर, डायरेक्टर एडमिन जनरल वाला होता है, नहीं आएगा। पोल्यूशन कंट्रोल के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से दिखेगा, पर इन्होंने जो प्रेजेंटेशन की है वो उतनी बढ़िया नहीं की। आप लोगों ने जब अपने आप से सोल्व किया होगा वो ठीक किया होगा। प्राइम कॉस्ट तक तो ठीक है, इसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस ये सब ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडमिन ये सब फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे आने चाहिए थे। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पहले आता। अमाउंट रियलाइज नीचे आती, ठीक है। प्राइमरी पैकिंग ठीक है। एक्सपेंसिव पोल्यूशन के फैक्ट्री ओवरहेड में ऊपर आते। तो इन्होंने ऊपर नीचे सीक्वेंस कर दिया, आंसर आपका ठीक आ गया होगा इसका। ओके जी। इसके बाद में हमारे पास है रिकॉन्सिलेशन के लिए इन्होंने बोला है, कह रहे हैं कि एक कंपनी है जिसका नेट लॉस 48,700 है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो 48,700 का हमारा नुकसान चल रहा है, ठीक है। और 30,400 का प्रॉफिट फाइनेंशियल से। आपको इन्होंने बनाने के लिए बोला है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। तो जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है उसमें हम सीधा प्लस माइनस करते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर क्या रहता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। प्लस वाले और प्रॉफिट यहां पर लिखा जाएगा, माइनस वाले और लॉस यहां पर लिखा जाएगा। तो लॉस है तो 48,700 से हम चालू करेंगे, फिर माइनस वाले आइटम यहाँ आते रहेंगे, प्लस वाले आइटम यहाँ आते रहेंगे, और लास्ट में आपका प्रॉफिट निकल आएगा। कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। कोई भी खर्चा अगर अंडर है, कम लगाए, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो उसको माइनस करते हैं, और कोई भी खर्चा ओवर है तो उसे प्लस कर देते हैं। तो ये 30,500 माइनस हो गया, मैं साथ के साथ करता जाता हूँ। 48,700 माइनस 3,500 प्लस 65,000। ओके। डेप्रीशिएशन फाइनेंशियल और कॉस्ट का दिया है, कॉस्ट के अंदर 45,000 रुपए ओवर है, तो ओवर है तो प्लस होगा, ये हो गया 45,000। इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा, माइनस 52,400। इसके बाद में ट्रांसफर फी क्रेडिट है, प्लस हो जाएगी 10,200। इसके बाद में ऑब्सिलेंस लॉस है, माइनस होगा 20,700। इसके बाद में नोशनल रेंट है, नोशनल रेंट कॉस्टिंग में चार्ज हुआ है, वहां पर खर्चा है, उसका प्रॉफिट गिरा हो गया, फाइनेंशियल में नहीं है, तो उसके प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, प्लस 49,000। इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक 15 15 30 15 और 8 23,000 रुपये कॉस्ट में ज्यादा लगा हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक 12 और 9 9500 कॉस्टिंग में ज्यादा लगा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा लगा हुआ है, टू साइड का आइटम है, उससे खर्चा बढ़ा होगा, प्रॉफिट कम होगा, इसे जोड़ते हैं और ये माइनस हो जाएगा। ये 23,000 माइनस 9500। तो ये हमारे पास कोई आइटम मेरे से छूट गया, एक मिनट। 48,700, अच्छा माइनस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 48,700 माइनस 48,700, ये आ गया 30,400 अकाउंट का प्रॉफिट। तो अकाउंट का प्रॉफिट 30,400 आना था, ये आ गया जी, ठीक है। इसके बाद में सी, a job can be executed either through workman A B, A takes 32 hours to complete the job, B finish in 30 hours, standard time 40 hours। तो जी ए और बी, ए बी, ए ने करी है 32 घंटे में खत्म, ए एच, और बी ने करी है 30 घंटे में खत्म, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो हैं इनके 40-40, ठीक है जी, 40-40। द अर्ली वेज रेट इज सेम फॉर बोथ द वर्कर, दोनों का आर्ट सेम है। इन एडिशन वर्कमैन एज एंटाइटल टू रिसीव बोनस एज पर हाल से, ये हाल से में काम कर रहा है। और दूसरा वाला बी रोन में काम कर रहा है, ठीक है जी। कह रहे हैं दिस इज द वर्क ओवरहेड 7.5 पर आवर, ओवरहेड का रेट है 7.5 पर आवर। और फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है 2,200 रुपए इनरेस्पेक्टिव ऑफ वर्कमैन एंगेज। फाइंड आउट द आवरली वेज रेट
एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट ऑल्सो शो कॉस्ट अगेंस्ट दिस एलिमेंट। तो ये बड़ा फेमस और नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखिए फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मेरे को चाहिए मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल मुझे नहीं पता तो मैंने मटेरियल मटेरियल ऐसे ही लिख दिया, इसको आप एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेबर, इसने 32 घंटे काम किया है, मल्टीप्लाई बाई रेट प्लस 50% बोनस मिलेगा टाइम सेव्ड का। टाइम सेव्ड हो गया इसका 8 घंटे, तो सीधे कर रहा हूं 50% 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाई रेट। ओवरहेड इसके हो गए 32 घंटे के 7.5 रुपए से, 32 घंटे के 7.5 रुपए, 240 रुपए। अब यहां पर इसका आ गया 30 घंटे मल्टीप्लाई बाई रेट प्लस एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाई बाई रेट, और 30 घंटे के 7.5 रुपए से ओवरहेड इसके हो गए 225 रुपए। ठीक है जी। क्वेश्चन ने कहा द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब कम आउट टू 2200 इनरेस्पेक्टिव ऑफ द वर्कमैन एंगेज। कोई भी वर्कमैन एंगेज हो, फैक्ट्री कॉस्ट 2200 रुपए आ रही है। तो इसके इक्वल टू 2200 है और इसके इक्वल टू भी 2200 है, दोनों का 2200 आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, मटेरियल प्लस 240 और ये यहां पर निकाल लीजिए 32 आर और ये हो गया 4 आर 36 आर। तो मटेरियल प्लस 32 आर, 32 और 4 36 आर, 36 आर प्लस 240 इक्वस टू 2200। यहां पर मैं लिख सकता हूं मटेरियल प्लस 36 आर इक्वस टू 2200 माइनस 240, ये आ गया 1960। ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, इसका हो गया मटेरियल प्लस 30 आर, 10 मल्टीप्लाई बाई 30/40, ये हो गया 7.5 प्लस 37.5, 37.5 आर। तो इसकी इक्वेशन बनी मटेरियल प्लस 37.5 आर प्लस 225 इक्वस टू 2200। ठीक है जी। 225 सामने माइनस हो जाएगा, मटेरियल प्लस 37.5 आर इक्वस टू 2200 माइनस 225 1975। ओके जी। तो यहां पर अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको यहां पर रख रहा हूं मैं, मटेरियल प्लस 37.5 आर इक्वस टू 1975। बस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ली, मटेरियल से मटेरियल गया, माइनस का 1.5 आ गया यहाँ पर, माइनस का 1.5 आर इक्वस टू यहाँ पर आ गया माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, आर इक्वस टू 10। तो रेट निकल आया 10 रुपए। अब आप रेट को यहाँ पर रख दीजिए, मटेरियल की कॉस्ट निकल आएगी। जैसे किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ मैं यहाँ पर रख देता हूँ मटेरियल, ये हो गया 375, 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आर को, 1975 माइनस 375, मटेरियल की कॉस्ट आ गई 1600 रुपये। ओके जी, ये हमारे पास काम खत्म हो गया। इसका दिखा देता हूँ मैं साथ के साथ। मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन बन गया, और जी इनके पास में इन्होंने दो चीजें पूछी थी भाई, रेट आ गया 10 रुपये, मटेरियल आ गया 1600 रुपये। आ जाओ जी आगे। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग का, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। ओपनिंग WIP आ गया, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड आ गई 10 रुपए से, इसके बाद में ये मटेरियल लेबर ओवरहेड के खर्चे आ गए। नॉर्मल लॉस 2% इनपुट का, तो 45,000 का 2%, 900 यूनिट हो गई नॉर्मल लॉस। इसके बाद में WIP 1800 यूनिट है, उसकी परसेंटेज दे दी। फिनिश गुड्स 42,000 है, एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी है, तो 45,000 का इनपुट था, ओपनिंग स्टॉक है नहीं। 45,000 में से नॉर्मल लॉस हो गया 900, कम 1800 यूनिट हो गई आपकी WIP, 42,000 यूनिट हो गया आपका कंप्लीटेड। तो 45 माइनस 900 माइनस 1800 माइनस 42,000, एबनॉर्मल लॉस हो गया आपके पास 300 यूनिट, 300 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस आ गया। स्क्रैप यूनिट 5 रुपए की बिकेगी, एबनॉर्मल वाली 2 रुपए की बिकेगी। आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर इसके बाद में वैल्यूएशन करनी है इन सबकी, और फिर प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। एबनॉर्मल लॉस में ध्यान रखना 2 रुपए से बेचना है, नॉर्मल लॉस 5 रुपए से बिकेगा। तो सिंपल अपना स्टेटमेंट यहाँ पर बन गया। सबसे पहले 45,000 टाइम फिनिश्ड हो गया 100%, नॉर्मल लॉस डैश डैश, एबनॉर्मल लॉस एज पर परसेंटेज,
क्लोजिंग WIP एज पर परसेंटेज। फिर इसके बाद में हमारे पास में कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल के अंदर मेन मटेरियल और जो एडिड मटेरियल था दोनों जोड़कर स्क्रैप माइनस कर दीजिए 5 रुपए के रेट से नॉर्मल लॉस को, ये माइनस कर दिया, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, लेबर ओवरहेड सीधे सीधे डिवाइड हो जाएंगे, आ गया। बस इसके बाद में वैल्यूएशन कर देंगे। तो प्रोसेस का क्वेश्चन सिंपल था, ओपनिंग WIP नहीं था इसमें, ओपनिंग WIP होता तो फीफो या वेटेड एवरेज से होता। इसके बाद में कॉस्ट शीट के अंदर आइटम्स का क्या होगा, थ्योरी है छोटी सी। इसके बाद में आ गया अ कंपनी मैन्युफैक्चर वन मेन प्रोडक्ट MN एंड टू बाई प्रोडक्ट ABPQ फॉर द मंथ ऑफ जैन, फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो, टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन यानी ज्वाइंट कॉस्ट 212,400 है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसके अंदर जो पूरा डेटा है आप देखेंगे, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन ABPQ की है, नंबर ऑफ यूनिट सबकी है, सेल प्राइस सबकी है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट MN का गायब है पर AB और PQ का है, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस बाकी सबके हैं, ठीक है। अब इसमें MN का पूरा डेटा नहीं है, क्वेश्चन कहेगा ज्वाइंट कॉस्ट निकालो, तो हम क्या करेंगे, AB और PQ की ज्वाइंट कॉस्ट रिवर्स ऑर्डर में निकाल लेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास किस तरीके से, सेल प्राइस ले लीजिए पहले दोनों का, 1800 इंटू 40, 72,000 इसका हो गया सेल प्राइस और 90,000 हो गया इसका, ठीक है जी, ये आ गया सेल वैल्यू। इसके बाद में इसमें से हम प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंस और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे, इनकी ज्वाइंट कॉस्ट निकल आएगी। तो प्रॉफिट है 20 और 30%, तो 20 हो गया 14,400, ये हो गया 27,000, 15% है ये, 72,000 इंटू 15%, 10,800 इसके सेलिंग एक्सपेंस और 15 निम्मा 135, 90,000 इंटू 15%, 135, ये आ गया हमारे पास। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 35 और 24 आ गई, 35 24 ये आ गई जी। इनकी ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी AB और PQ की, तो 72,000 माइनस 14,400 माइनस 10,800 माइनस 35,000, 11,800 आ गई इसकी, 90,000 माइनस 27,000 माइनस 13,500 माइनस 24,000, 25,500 आ गई इसकी। इन दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट आ गई, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है 212,400। तो ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ MN वो आएगी 212,400 टोटल ज्वाइंट कॉस्ट, इसमें से 11,800 पहले के हैं और 25,500 दूसरे बाई प्रोडक्ट के हैं, रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट इसकी आ जाएगी 11,800 और 25,500, 175,100 ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी MN की। तो इन्होंने कहा था ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करके दिखाओ, तो पहले दोनों बाई प्रोडक्ट की, उसके बाद में मेन प्रोडक्ट की आ जाएगी, फिर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट दिखाना है। तो इन्होंने इसके आंसर में क्या गलती की हुई है, इन्होंने ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन में ना इन दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट तो दिखा दी लेकिन मेन प्रोडक्ट की नहीं दिखाई, इस पे नंबर कटेंगे आपके, इसमें सॉल्यूशन गलत है, साथ में मेन प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट आपको नीचे दिखानी पड़ेगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वो तीनों का प्रॉफिट निकालकर दिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन था सर्विस कॉस्टिंग का ट्रांसपोर्ट का, कह रहे हैं 32 पैसेंजर हैं, A और B दो जगह हैं, दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 राउंड ट्रिप लगती है यानी जाना और आना, 25 दिन एक महीने में हम काम करते हैं, ऑक्यूपेंसी 70% है, एक्सपेंसिज की डिटेल दी है। तो इन्होंने जो सॉल्यूशन किया है वो पर एनम में किया है, आप पर मंथ में कर सकते हैं, तो जैसे ये खर्चे हैं तो आप इनको पर मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर इन्होंने कहा ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ एनुअल बेसिस पर, ये लाइन लिखी हुई है तो पूरे साल पे बनाना पड़ेगा, ये जनरली एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होता, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो एनुअल मंथली कैसे ही बना सकते हैं, एनुअल बेसिस पे लिखा हुआ है तो अब एनुअल बनाना पड़ेगा। ओके, फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर एंड वन वे फेयर पर पैसेंजर, ठीक है। इन्होंने जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाई है उसको दो पार्ट में दिखाया है, फिक्स्ड और वेरिएबल में, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज। हम लोग जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज, फिक्स को बोलते हैं हम स्टैंडिंग चार्ज, फिर हम लिखते हैं रनिंग चार्ज, और उसके बाद में हमारे पास आता है एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज, मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो तीन हेड में दिखाना है आपको एग्जाम में, दो हेड में मत बनाना, तीन हेड में ही शो करना चाहिए। हेड कैसे आ गए, इंश्योरेंस फिक्स में आ जाएगा, रेंट फिक्स में, रोड टैक्स फिक्स में, रिपेयर आ जाएगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस,
सैलरी ऑपरेटिंग स्टाफ का है तो ऑपरेटिंग स्टाफ की सैलरी फिक्स या वेरिएबल किसी में भी रख सकते हैं, दोनों पे नंबर मिलते हैं। टायर एंड ट्यूब्स को आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रख सकते हैं। डीजल वेरिएबल में रहेगा यानी रनिंग चार्ज में, ऑयल सन्ड्री रनिंग में। डेप्रीशिएशन पर एनम दिया हुआ है तो ये आपका फिक्स चार्ज में चला जाएगा। तो ये सारे खर्चे हम जोड़ लेंगे पर एनम के करके। जैसे क्वार्टरली है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टर है 4 से मल्टी, मंथ है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टर है 4 से। तो जो लीटर है आपका 13 रुपये लीटर है और 5 किलोमीटर का एवरेज देता है, तो आपको किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। किलोमीटर आपके पास में 30 किलोमीटर चलेगी, 10 राउंड ट्रिप यानी जाना और आना, 25 दिन, पूरा साल 12 महीने। 30 × 10 × 2 × 25 × 12, 1,80,000 किलोमीटर आ जाएंगे। पैसेंजर किलोमीटर की बात करें, पैसेंजर किलोमीटर तो 1,80,000 किलोमीटर, 32 पैसेंजर, 70% कैपेसिटी, 32 पैसेंजर 70% कैपेसिटी, 40,32,000 पैसेंजर किलोमीटर आपके पास आएगा। ठीक है, अब जैसे आपने सारी कॉस्ट निकाल दी तो टोटल कॉस्ट जो निकली वो टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई आपकी, टोटल ए एंड बी 725,800, 725,800 आ गया जी। अब कह रहे हैं पैसेंजर टैक्स 22% टोटल टेकिंग का है एंड बस ऑपरेटर रिक्वायर्ड प्रॉफिट 25% टोटल टेकिंग का। तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पर पैसेंजर टैक्स और प्रॉफिट दो चीजें मुझे जोड़नी है, पहले प्रॉफिट जुड़ेगा फिर पैसेंजर टैक्स। ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट है मेरे पास 25% ऑफ टेकिंग। इसके बाद में मेरे पास नेट टेकिंग आएगी, फिर पैसेंजर टैक्स आ जाएगा जो है मेरे पास 22% ऑफ टोटल टेकिंग। फिर मेरे पास आएगी टोटल टेकिंग। अब देखिए टोटल टेकिंग का 25% और 22%, 25 प्लस 22, 47% तो चला गया यहाँ पर। तो 47% ये दोनों लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो कॉस्ट होगी ये 53% को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो 725,800 डिवाइडेड बाई आप 53% करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 136,943 तो 34 ये वैल्यू आ जाएगी। इसका फिर 22 और 25 बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया 1369,434। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट के लिए बोला है, टेकिंग के लिए नहीं बोला। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, तो ये मेरे पास कॉस्ट है, इसको मैं पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करूंगा तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगी। फिर कह रहे हैं एंड वन वे फेयर, अब फेयर पूछे यानी किराया, तो किराया जो लेना है वो ये लेना है, तो इसको डिवाइड करूंगा मैं 40,32,000 से, तो 1 किलोमीटर का किराया, वन वे का किराया है तो 30 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन वे का किराया आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है एमएचआर का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। कह रहे हैं कि जी फर्स्ट पॉइंट, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है, 10 साल की लाइफ है, स्क्रैप 1,000 है, तो इसका जो डेप्रीशिएशन है 10,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाई 10 साल की लाइफ, ये हो गया 900 रुपये। 900 रुपये पर एनम है, मंथ में करना होगा तो बाद में देख लेंगे। कह रहे हैं वर्किंग टाइम हम पूरे साल में 50 वीक काम करेंगे, हर वीक 44 घंटे। ठीक है जी, तो पूरे साल में 50 वीक्स हैं, ये आपको ध्यान देना है। 44 आवर्स है तो 2200 आवर्स हो गए, जिसमें से मशीन की मेंटेनेंस 200 घंटे की है, तो हमारे पास 2200 आवर्स हैं, इसमें से 200 घंटे तो मेंटेनेंस के गए, मेंटेनेंस का टाइम अनप्रोडक्टिव होता है। ओके जी, कह रहे हैं इसके अलावा सेटिंग अप टाइम है 100 घंटे का और इसको प्रोडक्टिव मानना है, प्रोडक्टिव मानने का मतलब ये डिनोमिनेटर में काम आएगा, तो 100 घंटे का टाइम है सेटअप का जो प्रोडक्टिव माना जाएगा। बचे हुए 1900 हो गए रनिंग के। ठीक है, और जब आप सारा खर्चा निकाल लेंगे तो डिवाइड 2000 से करेंगे। अब खर्चा देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट पर आवर, 9 पैसे पर यूनिट, नो करंट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस और सेटअप, तो 16 यूनिट 9 पैसे से, 9 पैसा 0.09 आता है, 90 पैसा 0.9 आता है। कई बार बच्चा 9 पैसे को 0.9 लिख देगा, 9 पैसे का मतलब है 100 का एक हिस्सा, 9वां हिस्सा, तो 0.09 आएगा, 0.9 लिखा तो वो 90 पैसे हो गए। और जी यूनिट इसमें आएंगी 1900, जो यूनिट चलने की आएंगी, तो 16 इंटू 0.09 इंटू 1900,
ये आ गया जी 2736 का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का। कोई क्लैरिकल एरर हो जाए तो उसे इग्नोर मार देना। मशीन रिक्वायर्ड अ केमिकल सॉल्यूशन, जो हर वीक बदला जाएगा 20 रुपए का, तो साल में 50 वीक बोले हैं क्वेश्चन में, तो ये हो गया 1000 का खर्चा। मेंटेनेंस की कॉस्ट पूरे साल की 1800 है। लो जी ये सीधे आ गए। दो अटेंडेंट हैं, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीन, इस मशीन को संभालते हैं टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन, 5 मशीनें और संभालते हैं, टुगेदर विद यानी 5 मशीनें और है, तो टोटल 6 मशीनें संभाल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये जो खर्चा होगा वो 6 मशीनों पे बंटना है। अब इसके बाद में इन्होंने जो लाइन लिखी है, इसमें बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में, देयर कंबाइंड वीकली वेजेज, कंबाइंड का मतलब है दोनों की जोड़कर बता रहे हैं, यानी दो अटेंडेंट है तो मल्टीप्लाई मत करना, दोनों की जोड़कर बता रहे हैं, उनकी वेजेज इंश्योरेंस वगैरह सब 120 रुपए पर वीक है। तो 120 रुपए दोनों वर्कर का है एक हफ्ते का। 50 हफ्ते का कितना होगा, 120 इंटू 50, ये हो गए 6000 रुपए। ये 6 मशीनें देख रहे हैं, हमें एक मशीन का चाहिए, तो 1000 रुपए यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं डिपार्टमेंट एंड जनरल वर्क ओवर हेड टू दिस मशीन 3000, 3000 रुपए और आ गए। लो जी खर्चा जोड़ लो, 2736 प्लस 1000 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 3000, 9536 का खर्चा 2000 घंटे का। 2000 घंटे, क्योंकि सेटअप टाइम भी प्रोडक्टिव था तो डिनोमिनेटर में काम आएगा, तो 4.768 हमारा MHR निकल जाएगा। 1000, 3000, 4000 और आपके पास इसके बाद 900 डेप्रिसिएशन के, और केमिकल सॉल्यूशन 1000, मेंटेनेंस 1800। मैंने डेप्रिसिएशन इसमें ऊपर ही लिखकर छोड़ दिया, 900 रुपये वाले, 900 रुपये ऐड करो, 9536 प्लस 900, ये आ गया 10436 डिवाइडेड बाई 2000, 5.218, 5.218 हमारे पास आ गया MHR। डेप्रिसिएशन ऊपर लिखा था मैंने पर वहां पर छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। सारे ये वो क्वेश्चन है पास्ट ईयर, जिन्होंने MTP कराया उन्होंने देख लिया होगा, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है। कह रहे हैं अंजू लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट पैक्ड विच इज सोल्ड इन 10 किलोग्राम पैकेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर पैकेट ऑफ पैक्ड एज गिवन बिलो। तो 10 किलोग्राम का एक पैकेट है, उसकी कॉस्ट बता दी, मटेरियल लेबर ये सब बता दिया। इसके बाद में कहा बजटेड आउटपुट हमारा 10,000 किलोग्राम था, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 9,000 किलोग्राम है, 9000 किलोग्राम इनका एक्चुअल आउटपुट है। इस क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था क्लास में करवाते हुए कि गलती क्या कर रखी है, 9000 किलोग्राम के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट बताई है उसमें मटेरियल 8900 किलोग्राम लिया है, ये गलती है। 8900 किलोग्राम के इनपुट से 9000 किलोग्राम का आउटपुट कैसा आ सकता है? मैं 8900 किलोग्राम का इनपुट करूं और आउटपुट 9000 आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, गलती है, लेकिन इसको इग्नोर मारना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो गलत बनते हैं बाद में भी गलती के साथ देते हैं, बड़ी मजेदार बात है, कोई बात नहीं। अब एक्चुअल कॉस्ट दे दी 9000 किलोग्राम की, और ऊपर जो कॉस्ट है स्टैंडर्ड वो 10 किलोग्राम की है। सारी डिटेल दे दी, कह रहे हैं मटेरियल यूसेज प्राइस कॉस्ट वेरिएंस बताने। आ जाओ जी, मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, ये तीन चीजें चाहिए मुझे इसमें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पहले एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस मटेरियल की आ गई 409,400। ठीक है जी, एक्चुअल क्वांटिटी 8900, स्टैंडर्ड प्राइस 45 रुपीज, स्टैंडर्ड ऊपर से उठाना है, ये आ गया 8900 इंटू 45, 4,05,500। इसके बाद में स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस में 45 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए 10 किलो के लिए 10 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगता है, तो 9000 के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 9000 किलोग्राम लगेगी, 45 इंटू 9000, ये आ गया आपके पास 4,05,000। ठीक है, अब बस इसे कंपेयर कर लीजिए, ये हो गया यूसेज वेरिएंस, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया प्राइस वेरिएंस, और यहां से यहां तक का डिफरेंस हो गया कॉस्ट वेरिएंस। तो ये हो गया 4,05,000 माइनस 500, 4500 कम लगे हैं, फेवरेबल हो गया। यहाँ पर 409,400 माइनस 45,
8900 ज़्यादा लगे हैं, एडवर्स हो गया। और इसमें से 4400 एडवर्स हो गया। तो यूसेज हो गया फेवरेबल 4500, 8900 एडवर्स प्राइस और 4400 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। फेवरेबल 4500, 89 एडवर्स और 44 एडवर्स हो गया। ठीक है जी, पहले तीन आ गए। लेबर का एफिशिएंसी और रेट पूछ रहा है और कॉस्ट भी पूछ रहा है। चलो जी, अब लेबर पे आ जाते हैं। लेबर में SHSR, AHSR और जी AHAR। एफिशिएंसी इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और रेट आ जाएगा AHSR और AHAR का डिफरेंस, और लेबर कॉस्ट ओवरऑल आ जाएगा। तो AHAR लेबर का है 364, ये आ गया जी 364। AHSR में 7000 आवर्स 50 रुपए, 7000 आवर्स 50 रुपए, 350 हो गया। और स्टैंडर्ड में 10 किलोग्राम के लिए 8 घंटे लगते हैं, तो 9000 किलोग्राम के लिए कितने लगेंगे? तो 8 घंटे लगते हैं 10 किलोग्राम के लिए, तो 9000 के लिए कितने लगेंगे? 7200 आवर्स हो गए स्टैंडर्ड। ये आ गए जी यहाँ पर 7200 आवर्स और रेट है 50, 360 हो गया। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये हमारे पास हो गया 10,000 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस 14,000 एडवर्स और ओवरऑल लेबर कॉस्ट वेरिएंस 4,000 एडवर्स आ गया। ये आ गए लेबर के वेरिएंस, एफिशिएंसी फेवरेबल, ये एडवर्स और ओवरऑल 4,000 एडवर्स। इसके बाद में दो वेरिएंस और पूछे हैं फर्दर, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ये सीधे कॉस्ट पूछे हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में कितना लगना था और कितना लगा? बड़ा सिंपल, वेरिएबल ओवरहेड 80 रुपए लगते हैं 10 किलोग्राम पर, तो 1 किलोग्राम के 8 रुपए हो गए। ठीक है जी, 9000 किलोग्राम पे कितने लगने चाहिए? आ जाइए, 9000 किलोग्राम 8 रुपए लगने चाहिए। एक्चुअल में कितने लगे हैं? 72,500, 72,500 लगे हैं। 9000 इंटू 8, 72,000 लगने चाहिए, 72,500 लगे हैं, 500 एडवर्स आ गया। सेम फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवर कितने हुए हैं और एक्चुअल कितने लगे हैं? तो यहाँ पर 200 रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड हैं 10 किलोग्राम पर, तो 1 किलोग्राम पर 20 रुपए हो गए। तो 9000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम पर 20 रुपए का रिकवरी रेट है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 192, 192 एक्चुअल है। तो ये हमारे पास 9000 इंटू 20 माइनस 192, 12,000 रुपए भैया, ये भी एडवर्स आ गया। 500 एडवर्स और 12,000 एडवर्स, ये दोनों आ गए। 500 एडवर्स, 12,000 एडवर्स, डन। आगे जी चलते हैं। Baikan Limited manufactured two product using two type of material and one grade of labor। बजटरी कंट्रोल का पुराना क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, स्टडी मेट में भी वो दे दिया। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बना रहे हैं ए और बी, जिसमें दो मटेरियल लगेंगे, मटेरियल एक्स और वाई, और एक लेबर लगेगी। ठीक है जी, मटेरियल एक्स वाई 4 और 6 रुपए पर केजी का है, लेबर को 25 रुपए एक घंटे के देते हैं, ओवर टाइम में 50% एक्स्ट्रा देंगे, तो 37.5 देंगे, 25 रुपए प्लस 50%। इफ अ वर्कर वर्क मोर देन 40 आवर्स अ वीक देयर आर 180 डायरेक्ट वर्कर। 180 वर्कर हैं इनके पास, एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। अब कितने हफ्ते काम करते हैं वो क्वेश्चन अभी आगे बताएगा। टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क बाय द वर्कर इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। तो लेबर की एफिशिएंसी 80% है, यानी एक घंटे में अगर 100 यूनिट बनानी थी तो वो 80 यूनिट ही बना रहे हैं, तो घंटे अब ज्यादा लगेंगे। कह रहे हैं इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम यानी आइडल टाइम 20% वो भी है प्रोडक्टिव आवर्स का, 20% टाइम आइडल भी जाएगा। ओके, देयर आर 5 डेज वीक। तो बेसिकली बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, तो मैं बता दूं, ये बेसिकली कह रहे हैं हमारे पास 4 वीक हैं, हर वीक में 5 दिन होंगे। तो 4 वीक हैं, हर वीक में 5 दिन होंगे, टोटल 20 दिन का हम बजट बनाने जा रहे हैं। ऊपर मैंने कहा था कि कितने वीक हैं भी पता चलेगा। 180 वर्कर 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं, टोटल 4 वीक का क्वेश्चन है, 4 वीक्स। तो 180 इंटू 40 इंटू 4, यानी इनके पास 28,800 घंटे काम करने के हैं नॉर्मल। इससे ऊपर काम करेंगे तो ओवर टाइम लगेगा, इस टाइम पर 25 रुपए मिलेंगे। इससे ऊपर जो भी काम करेंगे
उस पर 37.5 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये मेंशन कर दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इन्होंने कैसे किया है, जैसे प्रोडक्ट है 4 दिन की सेल, तो प्रोडक्ट ए की सेल बताई है 2400 सेल है 20 दिन की, तो 4 दिन की कितनी होगी, 480 यूनिट्स। ऐसी इसकी 5 दिन 3600, 3600 सेल है 20 दिन की, तो 5 दिन की कितनी होगी, 900। तो क्लोजिंग स्टॉक 480 और 900 आ गया ए और बी का। अब कह रहे हैं आपको मटेरियल का परचेज बजट बनाना है, वेजेज का बजट बनाना है, क्वांटिटी भी बतानी है, वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का बजट बनाने से पहले हमें निकालना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितना होगा। तो प्रोडक्शन के लिए सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट। ये हमारे पास आ गया सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतनी इतनी यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे जी, 2480 और 4300 ए और बी की रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये प्रोडक्शन करना है। अब हम जाएंगे कंजम्पशन पर कि कंजम्पशन कितनी होगी। तो जितनी भी आप यूनिट बनाने वाले हो, मटेरियल एक्स ए की जितनी भी यूनिट बनाने वाले हो उसमें 5 और बी की में 3 यूनिट लगेगा, और वाई 4 और 6 यूनिट लगेंगी रेस्पेक्टिवली। इससे कंजम्पशन आ जाएगी। अब अगला स्टेप होता है कंजम्पशन। मटेरियल रिक्वायर्ड ए, प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल एक्स इस पर 5 किलोग्राम और इस पर 4 किलोग्राम, और प्रोडक्ट बी के अंदर आपके पास 3 और 6 किलोग्राम प्रोडक्ट बी पे लग जाएगा। तो एक्स कितना लगा, 5 इस पर 3 इस पर, वाई 4 इस पर 6 इस पर, एक्स का टोटल 25,300 और 35,720 इसका आ जाएगा। ये है रॉ मटेरियल की कंजम्पशन। इस कंजम्पशन में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो परचेज आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करा, ओपनिंग स्टॉक माइनस करा, परचेज आ गई। प्राइस दिया हुआ है 4 और 6 रुपए, जिससे परचेज की अमाउंट भी निकल आएगी। ये मटेरियल का बजट बन गया। तो मटेरियल के बजट में क्या रहता है, पहले प्रोडक्शन निकालो, फिर कंजम्पशन निकालो, कंजम्पशन से फिर हम परचेज पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद में वेजेज बजट, वेजेज भी प्रोडक्शन से चलेगा। प्रोडक्शन कितना कितना होना था जी, 2480 और 4300 प्रोडक्शन होना था। लेबर कितनी लगेगी, 3 घंटे और 5 घंटे लगेगी। पहले तो नॉर्मल इस पे पहुंचेंगे हम जी, इतनी इतनी यूनिट इतने इतने घंटे लगेंगी। तो 7 440 और 21,500 आवर्स हमारे लगने चाहिए। लेकिन हमारी एफिशिएंसी 80% है, तो डिवाइडेड बाई 80% करना पड़ेगा, क्योंकि काम कम कर रहे हो आप, 20% तो आपको एफिशिएंसी में वीक हो। तो 9300 और 26,875 आवर्स चाहिए जिसमें हमें काम करना होगा। अब आइडल टाइम इसका 20% है, तो 20% इनका आइडल टाइम में जाएगा, वो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट तो आइडल टाइम की भी होगी। तो टोटल पेमेंट 11,160 और 32,250 की होगी। तो टोटल आवर्स जोड़िए कितने, टोटल आवर्स आ गए 43,410। 43,410 में से 28,800 घंटे के तो 25 रुपए जाएंगे। 43,210, 43,410, 43,410 में से 28,800 चले गए, बचे 14,610 आवर्स। इनकी पेमेंट 37.5 से होगी। ये हमारा लेबर का बजट बनकर तैयार हो जाएगा। तो 28,800 25 से, बचे हुए घंटे 37.5 से, ये इनकी पेमेंट आ गई। ठीक है जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास बी। Ice Cold, a FMCG company manufacture and sell 3 flavor of ice cream, dark chocolate and butterscotch. 3 ये हो गए इनके पास। द बेस्ट साइज फॉर द आइसक्रीम इज लिमिटेड टू 1000 आइसक्रीम। एक बार में 1000 आइसक्रीम बना सकते हैं। द साइज ऑफ द फ्रिज एंड आइसक्रीम मोल्ड ओन बाय द कंपनी बेस्ड ऑन द बजटरी प्रोजेक्शन, द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बिलो इज अवेलेबल। प्रोजेक्टेड सेल्स इन यूनिट 5 लाख है, एक बार में 1000 यूनिट बना सकते हो, तो 500 बैच लगेंगे इसमें। इसके 800 बैच और इसके 600 बैच। पता नहीं ये बात इंफॉर्मेशन काम आएगी या नहीं, पर नंबर ऑफ बैच निकाल ली, क्योंकि एक बार में 1000 आइसक्रीम बना सकते हो। पर यूनिट बता दिया, सेल प्राइस इतना इतना, मटेरियल और लेबर कॉस्ट बता दी इतनी इतनी है। ठीक है, इसके बाद में बता दिया कि 1000 यूनिट का जो बैच है उसमें कितना टाइम लगेगा, यानी एक बैच में कितना टाइम लगेगा। तो ये एक बैच का टाइम बता दिया, एक बैच में 1000 यूनिट बनेगी। डायरेक्ट लेबर 20 10 और 10 लगेगी, फ्रिज 1 1 घंटा लगेगा, पैकिंग आवर्स आधा घंटा लगेगा। टोटल ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्टिविटी लेवल,
ओवरहेड कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल बता रहे हैं। तो एक्टिविटी लेवल में यहाँ पर लेबर आवर्स बता दिए 2400, फ्रिज आवर्स इतने, पैकिंग आवर्स इतने, फ्रिज और पैकिंग का यहाँ पर आपको खर्चा बता दिया। 3,60,00,000 आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ओवरहेड नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका ओवरहेड नहीं दिया इससे लिंक, इसके सीधे सिर्फ आर्ट्स दिए। कह रहे हैं एबीसी के थ्रू आपको चॉकलेट आइसक्रीम के लिए बताना है कि एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होगा। तो पहले तो रेट पूछा है, रेट तो यहां से सीधा आ जाएगा, 2,10,00,000 डिवाइड बाई 1,900 फ्रिज आवर्स, इसका आएगा 11,052.63 पर आवर, और 1,50,00,000 डिवाइड बाई 1,50,00,000 950 डिवाइड किया 15,789.47 इसका रेट आएगा। ये तो हो गया एक्टिविटी रेट, दो ही एक्टिविटी है इसमें। ठीक है जी, तो एक्टिविटी रेट आपके पास में 15,000 और 11,052 आ गया पैकिंग और फ्रिज का, इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है। ओके, हमने दोनों सीक्वेंस में लिया। कह रहा है एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर 1,000 आइसक्रीम बताओ, 1,000 आइसक्रीम यानी एक बैच के लिए बताओ ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी। चॉकलेट के लिए पूछ रहे हैं सिर्फ, तो जी एक बैच के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो एक बैच में इसमें चॉकलेट आइसक्रीम की बात हम करते हैं, 1 घंटा फ्रिज आवर्स और पैकिंग का आधा घंटा लगता है। तो फ्रिज का 1 घंटा है तो 11,052 मल्टीप्लाई बाई 1, 11,052.63 हो गया, और फ्रिज का आधा घंटा है, ये आ गया 7,894.73 समथिंग। इसे जोड़ देता हूं मैं 11,052.63 में, 52.63 प्लस 7,894.73, 18,947.36, ये इसके ओवरहेड आ गए 18,947। इसके बाद में कह रहे हैं कि जी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है 1,000 आइसक्रीम का। तो 1,000 आइसक्रीम का सेल प्राइस 80 रुपए पर यूनिट है, 80,000 सेल प्राइस हो गया। 24 रुपए मटेरियल और लेबर है, 24,000 मटेरियल और लेबर हो गया। ये ओवरहेड आ गए 18,947.36, ये माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट निकल आएगा। ओके जी, तो ये यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बता दिया। चॉकलेट आइसक्रीम का नहीं लिया मैंने, पहली वाली का ले लिया, डार्क चॉकलेट का, सॉरी ये वाला लेना है चॉकलेट का 75, ये हो गया 75,000 सेल, और 12 और 2 17,000 रुपये हो गए इसके। तो 75 माइनस 17 और फिर ओवरहेड, तो 75, और ये हो गए डायरेक्ट लेबर 2 रुपये लिखी है, और ये 15 रुपये पर यूनिट डेटा, सेल प्राइस 75, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 2 रुपये लिखी है। इसमें गलती है, इसमें क्वेश्चन में गलती है, इन्होंने ये लिखा है 2 रुपये, लिखा लिया है 20 रुपये, तो यहाँ पर इन्होंने एरर की हुई है, ये एरर एरिया है, ये 1,000 इंटू 2 होगा, 1,000 इंटू 2, और ये 2,000 रुपये आएंगे, तो यहाँ पर ये गलती है, ये ठीक कर लीजिएगा। और इनका प्रॉफिट अब आएगा 75,000 माइनस 17,000 माइनस 18,947.37, ये प्रॉफिट इनका आएगा 39,052.63। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन आ गया, आपसे कह रहा है कि अगले उसमें विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम डायरेक्ट लेबर आवर रेट आपको निकालना है, और चॉकलेट आइसक्रीम का एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 1,000 आइसक्रीम के लिए बताना है। ठीक है जी, तो अब लेबर आवर्स पे निकालेंगे, तो 3,60,00,000 का ओवरहेड 2400 घंटे पे निकालना है, 3.6 करोड़, और 2,400 आवर्स हैं लेबर के, तो 1 घंटे के हो गए 15,000 का ओवरहेड का रेट हो गया पर आवर। ठीक है जी, अब ओवरहेड निकालिए चॉकलेट के, तो चॉकलेट पे कितने घंटे दे रहे हैं, चॉकलेट पे 10 घंटे दे रहे हैं, तो चॉकलेट पे आप 10 घंटे देते हो, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर 1,000, चॉकलेट पे आपने दे दिए 10 घंटे, रेट कितना निकला है, रेट निकल गया आपका 1,500 रुपये पर आवर, और यहाँ पर लिखा है 2,400, इसमें भी गलती है, ये 2,400 घंटे लिखे हैं इन्होंने यहाँ पर, ये 24,000 है, 24,000 आवर्स, यहाँ पर 24,000 से डिवाइड किया हुआ है, 1,500 आ गया, हमारा 15,000 आ रहा था क्योंकि हमने 2,400 लिए थे,
तो ये एरर है यहाँ पर 1500 रुपये पर आर आएगा। प्रिंटिंग एरर है ये 2400 नहीं 24,000 है। ठीक है जी, 1500 आ गया। तो 10 घंटे लेबर ने काम किया है, 1500 से 15,000 के ओवरहेड आ गए। अब वो आपके पास 75,000 सेल हो गई, 17,000 मटेरियल लेबर हो गए, और 15,000 रुपये के आपके ओवरहेड हो गए। 75 माइनस 17 माइनस 15,000, 43,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। इसमें भी गलती निकलेगी जहां तक मुझे लगता है। 75,000, 15,000, वही डायरेक्ट लेबर गलत कर दी, 1000 यूनिट्स पर 2 रुपये, ये 2,000 आना चाहिए। 15,000 के ओवरहेड, 25,000 के प्रॉफिट की जगह 43,000 का प्रॉफिट आएगा। ओके जी, ये इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई थी दो तीन, वो आप ठीक कर लेना। दो तीन जगह पे प्रिंटिंग एरर है इसमें। इसके अलावा फिर थ्योरी के हो गए, और ये हमारा एमटीपी का काम खत्म। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, बूस्टर बैच देखिएगा, बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा MTP2, FM का MTP1 2 RTP सब मैं अपलोड करने वाला हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएगा। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।